देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th के केमिस्ट्री का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को शुरू करेंगे। इस कोर्स को अगर आप लोगों ने सही से पढ़ा और अच्छी तरह से एक एक कॉन्सेप्ट को समझा जिस तरह से मैं समझाऊंगा, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब बात करते हैं ये कोर्स आपके कहाँ कहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। देखिए, दिस कोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जितने भी बच्चे आपके क्लास 11th में हैं, यूपी बोर्ड में हो, सीबीएसई में हो या आईसीएसई में हो, किसी भी इंग्लिश मीडियम के बोर्ड में हो, या जो बच्चे जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, या एनी ऑल इंजीनियरिंग मेडिकल एंड साइंस रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम जो 12th स्टैंडर्ड के होते हैं, जहां भी आपके 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम में केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल नामक चैप्टर आपका कंसीडर किया गया है सिलेबस में, उन सभी जगह आपका ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप लोगों ने इस कोर्स को अच्छी तरह से पढ़ लिया तो कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो आपका यूपीटीयू का एग्जाम हो या डब्ल्यूबीजेई का एग्जाम हो या जेई मेंस का एग्जाम हो, जेई एडवांस का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो या क्लास 11th का एग्जाम हो, कोई भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए गए क्राइटेरिया के अंदर से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बस आपको जितना पढ़ाया जा रहा है इस सिलेबस के अंदर उतना आपको कंसीडर करके चलना है, उतना अच्छी तरह से पढ़ना है। अगर कोई डाउट आता है तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, टेलीग्राम ग्रुप, इन सबको ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें मैं आपको डेली क्वेश्चन कराता रहता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको ग्रुपों में शेयर करता रहता हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए। उनको अच्छी तरह से आप लोग करिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप उनको मेरे पास भेजिए और अपने सॉल्व कराइए। अब बात करते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल में कि पीरियोडिक टेबल में हमको क्या कैसे पढ़ना है। देखिए, तो पीरियोडिक टेबल को पढ़ने से पहले हमको क्लास 10th में ये सब चीज़ें पढ़ाई गई हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा देता हूँ आपको। अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, इसको रिवीजन की तरह ले लेना, और नहीं पता है तो कुछ नया सीखोगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन पता होना चाहिए कि फैमिली ऑफ एलिमेंट किसको कहते हैं। सबसे पहले हम चीज़ों को पता होना चाहिए कि फैमिली ऑफ एलिमेंट किसको बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो इनिशिएशन है या स्टार्ट करने का तरीका है, उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फैमिली ऑफ एलिमेंट। अब देखिए, फैमिली ऑफ एलिमेंट क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो मैं इसकी पहले डिफिनीशन लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि होता क्या है। एलिमेंट विथ रिलेटेड एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज विथ वो वेयर ग्रुपेड टूगेदर into family of element। तो बच्चों, आपको ये बात पता हो गई कि फैमिली ऑफ एलिमेंट क्या होता है। अब इसको अच्छी तरह समझना बेटा। एलिमेंट विथ रिलेटेड एंड सिमिलर, एंड नहीं होगा यहाँ पे, और लिखना है बेटा, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आप लोग और लिखोगे। एलिमेंट विथ रिलेटेड और सिमिलर प्रॉपर्टीज वेयर ग्रुपेड टूगेदर इनटू फैमिली ऑफ एलिमेंट। अगर आप लोगों ने एलिमेंट को क्या किया बेटा, जिनकी प्रॉपर्टी रिलेटेड है, यानी कि एक दूसरे से मिलती जुलती हैं या लगभग लगभग सेम है, सिमिलर हैं, तो ऐसे एलिमेंटों को ग्रुपिंग कर देना, एक अलग अलग डिवाइड करके रख देना एक जगह। जिन आपके एलिमेंटों की प्रॉपर्टी सेम है उनको एक जगह, जिनकी एक तरह की उनको अगली जगह, जिनकी दूसरी तरह की उनको अगली जगह रख रहे हैं। तो ऐसा करने पे जो आपके ग्रुप बनते हैं, उस ग्रुप को आप लोग बोलते हो फैमिली ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, जैसे मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि जैसे हमने एक ग्रुप में रख दिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ध्यान समझना, तो हम लोग बोलते हैं इसको फैमिली ऑफ एक्टिव मेटल्स। इसको आप लोग क्या बोलते हैं बेटा, फैमिली ऑफ एक्टिव मेटल्स बोलते हो, फैमिली ऑफ एक्टिव मेटल्स बोलते हैं। मेटल
इसी तरह से अगर आप लोगों ने कॉपर, सिल्वर या फिर गोल्ड को एक जगह रख दिया तो इसको आप लोग बोलोगे ये तीनों के तीनों आपके कहलाते हैं फैमिली ऑफ नोबल मेटल, फैमिली ऑफ नोबल मेटल। ठीक बेटा, तो अब आपको यहां से पता चला कि ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी रिलेटेड है या सिमिलर है उनको ग्रुपिंग कर देना, उनको एक साथ रख देना ही आपका क्या कहलाता है, फैमिली ऑफ एलिमेंट कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसको आप लोग बोलते हैं फैमिली ऑफ एक्टिव मेटल्स। इसी तरह कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इसको आप लोग बोलते हो फैमिली ऑफ नोबल मेटल्स। ठीक बेटा, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपना कमेंट करके। ठीक, इनमें देखिए ऐसा है, पीरियोडिक टेबल में आपको एक एक पॉइंट पे अच्छी तरह से चलना है। कहीं पे भी डाउट आता है तो आप बिना संकोच के मुझसे डायरेक्ट पूछेंगे। उसमें आपको, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, पूरी केमिस्ट्री आपको कितना ज़्यादा आएगी वो केवल 2 ही चैप्टर केमिस्ट्री के आइडेंटिफाई कर देते हैं, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। ये 2 चैप्टर में जिसकी कमांड हो गई तो समझिए उसकी केमिस्ट्री में कमांड है, और ये 2 चैप्टर जिसके कमांड में नहीं है केमिस्ट्री उसके कमांड में कभी नहीं आती। चलते हैं बेटा, अगली बात करते हैं कुछ। तो बेटा जो पुराने समय के साइंटिस्ट हैं आप लोगों के, उन्होंने क्या किया, एलिमेंटों को ग्रुपिंग करना स्टार्ट किया, यानी कि उसको क्लासीफाई करना स्टार्ट किया कि इनको किस तरह से ग्रुपिंग करते हुए आसानी से लर्न करने के लिए तरीके बनाए जा सके। तो उनको क्या किया उन लोगों ने, अब वर्क ये होने लगा कि सारे एलिमेंटों की प्रॉपर्टी अलग अलग पढ़ना तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत से एलिमेंट थे कि उनको कैसे कब तक याद करेंगे। तो उन लोगों ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि जितने भी आपके पास एलिमेंट हैं उन सबको ग्रुप में रखते हैं, उन सबको हम लोग क्या करते हैं भैया, ग्रुपिंग करना स्टार्ट करते हैं। सारे एलिमेंटों को ग्रुप में रखते हैं, जिन एलिमेंटों की प्रॉपर्टी सेम है उनको एक ग्रुप में, फिर इसी तरह और जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको अगले ग्रुप में। इस तरह से उन्होंने कहा कि जितने भी एलिमेंट हैं हम उनको ग्रुपिंग करते हैं जिन एलिमेंटों की प्रॉपर्टी सेम या सिमिलर हैं। अब क्या हुआ, इससे फिर उन लोगों ने बोला कि ये जैसे ये वाला ग्रुप है, इसमें जितने भी एलिमेंट है जब प्रॉपर्टी सेम है तो किसी एक के विषय में पढ़ लो, उससे सारे के विषय में आपको पता चल जाएगा। इसी तरह इसमें जितने भी एलिमेंट रखे गए हैं सबकी प्रॉपर्टी अगर सेम है तो किसी भी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ लो, उससे सारी प्रॉपर्टी डिफाइंड हो जाएंगी। इस तरह से करने की कुछ कोशिश की गई। तो इस कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए बेटा यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका लॉ चलते हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन एलिमेंट का ऑब्टेंड किया था वो आपके लेवासियर साहब ने ऑब्टेंड किया था। वो हमारा किसने किया था बेटा, लेवासियर साहब ने ऑब्टेंड किया था, लेवाजियर साहब ने किया था। लेवाजियर साहब के बाद एलिमेंटों का क्लासिफिकेशन किया था प्राउस्ट जी ने। प्राउस्ट जी के बाद एलिमेंटों को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी बेटा डोबे राइनर ने, डोबे राइनर। डोबे राइनर साहब के बाद क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की थी न्यूलैंड साहब ने। न्यूलैंड जी के बाद आपके आए थे लोथर मेयर, और लोथर मेयर के बाद आए थे आपके मेंडलीफ, और मेंडलीफ साहब के बाद आए थे आपके मोजले। तो याद रखना बेटा, ये आपके इतने साइंटिस्ट हैं जिनको आप लोग पीरियोडिक लॉ बोलते हो। तो आपके सिलेबस में सेबन्स लॉ है, बहुत से और साइंटिस्टों में वर्क किया था लेकिन उनके वर्क से कोई हमको बेनिफिट नहीं मिला तो उनको हम लोग नहीं पढ़ते हैं। जिन साइंटिस्टों के क्लासिफिकेशन लॉ से हमको कुछ बेनिफिट मिले केवल उन्हीं लॉ को पढ़ना है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो ऑब्टेंड किया था वो लेवासियर साहब ने किया था, फिर प्राउड जी आए थे, फिर डोबे राइनर साहब आए थे, फिर आपके न्यूलैंड साहब आए थे, फिर लोथर मेयर जी आए थे, फिर मेंडलीफ साहब आए थे, फिर मोजले साहब आए थे। तो इतने लॉ आपको पढ़ना है और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरी तरह से आपका फिनिश हो जाएगा। तो याद रखना, पीरियोडिक टेबल को ऑब्टेंड करने के लिए या एलिमेंट का क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल जो बनी है वो बेसिकली आपका एलिमेंट का क्लासिफिकेशन ही है। तो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है उसको ऑब्टेंड इतने लोगों ने किया था और इन सब के लॉ आपको पता होना चाहिए। हम आज के लेक्चर में लेवासियर और प्राउस्ट साहब की बात करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग डोबे राइनर न्यूलैंड जी की बात करेंगे, उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लोथर मेयर मेंडलीफ साहब की बात करेंगे, और लास्ट लेक्चर में हम लोग मोजले साहब की बात करेंगे, और यहाँ से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपको लॉ, इनके एक एक लॉ को अच्छी तरह से समझना, मैं जो बताने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले देखते हैं लेवासियर साहब ने हमारा क्लासिफिकेशन कैसे किया था बच्चों। देखिए, तो सबसे पहले आप जाएंगे लेवाजियर लॉ, लेवाजियर लॉ। अब इन्होंने एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के लिए क्या लॉ दिया था देखना ध्यान से बेटा। तो इन्होंने ये बोला था कि एट फर्स्ट क्लासिफाइड, अभी मैंने बताया कि इन्होंने क्या किया था बेटा, फर्स्ट क्लासिफिकेशन एलिमेंट का किया था। एट फर्स्ट क्लासिफिकेशन
द एलिमेंट इनटू टू कैटेगरी। तो देखो बेटा, याद रखना कि लेवासियर साहब ने फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट का, वो भी किसमें बेटा, दो कैटेगरी में। उन्होंने बोला था कि एलिमेंट केवल दुनिया में जितने भी एलिमेंट आपके पाए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं। बोला कि एक मेटल होता है और बोला गया कि दूसरा आपका नॉन मेटल होता है। ये उन्होंने लेवासियर साहब ने एलिमेंटों को दो कैटेगरी में बांटा, मेटल नॉन मेटल। अब क्या हुआ बेटा कि वहाँ जब आपका साइंस के सारे केमिस्टों की मीटिंग हुई तो उसमें से कुछ साइंटिस्ट ज़्यादा पढ़े लिखे तो वो तो समझ गए मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट वहाँ बैठे थे जिनको ये पता नहीं था कि मेटल किसको कहते हैं, नॉन मेटल किसे कहते हैं। तो वो साइंटिस्ट आपके लेवासियर साहब से कहते हैं कि सर ये बताइए, आपने एलिमेंट को दो कैटेगरी में बांट दिया, मेटल नॉन मेटल, ठीक है ये बात समझ में आई, पर हम ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। तो लेवासियर साहब कहते हैं ये भी बात आपकी सही है। तो वो कहते हैं देखिए, कौन सी मेटल है और कौन सी नॉन मेटल है, इसको पहचानने के लिए आप एक काम करिएगा, ऑल इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ऑल इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट आर कॉल्ड मेटल, आर कॉल्ड मेटल। उन्होंने कहा लेवासियर साहब ने उन साइंटिस्टों से कि जितने भी आपके पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होंगे उन सबको आप लोग क्या बोलोगे बेटा, मेटल बोलोगे। कहा ठीक है ये बात तो समझ में आ गई, सर फिर नॉन मेटल किसको बोलेंगे। तो उन्होंने बोला कि ऑल इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ऑल इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट आर कॉल्ड नॉन मेटल, नॉन मेटल। अब क्या हुआ बेटा कि जब उस मीटिंग में जितने भी लोग थे उसमें से कुछ लोगों ने मेटल नॉन मेटल उनको पता था तो उन्होंने कहा ठीक है, कुछ को नहीं पता था तो उनको बता दिया गया कि अगर आपको मेटल नहीं पता क्या होता है तो आप ये देख लीजिएगा कि जो भी एलिमेंट दिया है अगर वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो उसको आप मेटल कहेंगे, और अगर वो एलिमेंट आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो उसको आप लोग नॉन मेटल कहेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट हैं जिनको ये भी नहीं पता था कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव किसको कहते हैं और इलेक्ट्रोनिगेटिव किसे कहते हैं। उन्होंने फिर लेवासियर साहब से कह दिया कि भैया हम ये कैसे देखेंगे कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्या होता है। लेवासियर साहब सोच में पड़ गए। थोड़ी देर सोचने के बाद उनके दिमाग में आइडिया आया तो वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन ईजिली लूजेस, इलेक्ट्रॉन ईजिली लूजेस, कि वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देंगे उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं वो मेटल होते हैं। ठीक, ये बात अब समझ में आ गई कि इन तीन में से कोई भी क्राइटेरिया लग जाएगा तो उसको मेटल बोलते हैं। फिर उन्होंने कहा सर नॉन मेटल क्या कहेंगे, तो उन्होंने बोला ईजिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, कि जो एलिमेंट आपका आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा उसको आप लोग इलेक्ट्रोनिगेटिव बोलेंगे, और जो इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो आपका नॉन मेटल कहलाएगा। इसी तरह जो आपका इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा उसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलोगे और वो आपका क्या कहलाएगा बेटा, मेटल कहलाएगा। तो लेवासियर साहब का ये क्लासिफिकेशन था। चलते हैं आगे देखते हैं इसमें क्या था। तो बेटा देखिए ये क्लासिफिकेशन काफ़ी समय तक चला, लेकिन क्या होता है कि ये लॉ आपका कब फेल होता है, but this is discarded, but this is discarded after the discovery of metalloids। ये लॉ आपका चलता रहा काफ़ी समय तक, ये आपका चला, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आया। लेकिन क्या होता है कि ये लॉ कब डिस्कार्डेड हो जाता है, डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड। जैसे ही मेटलॉइड की डिस्कवरी हो जाती है तो आपके लेवासियर साहब का जो लॉ था वो फेल हो जाता है, क्योंकि मेटलॉइड क्या होते हैं ये आपको क्लास 10th में पढ़ाया गया होगा कि ऐसे एलिमेंट जो आपका कुछ समय सम टाइम्स के लिए मेटल और सम टाइम्स के लिए नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करते हैं, तो ऐसे मेटल को या ऐसे एलिमेंट को आप लोग मेटलॉइड बोलते हैं। तो अब उनको मेटल की श्रेणी में रखा जाए या नॉन मेटल वाले ग्रुप में रखा जाए, ये काफ़ी डिफिकल्ट हो गया। तो यहाँ से आपका ये फेल हो गया, क्योंकि लेवासियर साहब ने तो ये बोला था कि वो दो ग्रुप हैं, एक मेटल एक नॉन मेटल। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसको मेटल में डाल दीजिए, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसको आप लोग नॉन मेटल में डाल दीजिए। पर मेटलॉइड ऐसे होते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो कभी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो उसको कब कहाँ रखा जाए, तो उसके लिए कोई ग्रुप लेवासियर साहब नहीं दे पाए। तो उनका जो लॉ था वो बेटा आपका क्या हो गया, पूरी तरह से यहाँ से फेल हो गया।
अब देखिए यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से एक चीज़ आपसे कई बार पूछता है तो मैं उसको लिखा देता हूँ, मेटल और नॉन मेटल क्या होता है। क्या पूछता है बेटा आप लोगों से कि मेटल या नॉन मेटल हम किसको कहते हैं, मेटल किसको कहते हैं, नॉन मेटल किसको कहते हैं। तो इसके क्लासिफिकेशन देखिए, दे आर, जो मेटल होते हैं, दे आर हार्ड, दे आर हार्ड बट नॉट ब्रिटल, कि जो आपके मेटल होते हैं ये हार्ड तो होते हैं बट नॉट ब्रिटल, ये ब्रिटल नेचर के नहीं होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं बेटा, दे आर सॉफ्ट, दे आर सॉफ्ट बट ब्रिटल इन नेचर, पर ये सॉफ्ट होते हैं और कैसे होते हैं, ब्रिटल नेचर के होते हैं। पहला डिफरेंस याद रखना। दूसरी चीज क्या होती है भैया, मेटल, दे आर कंडक्ट, दे आर कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि जितने भी आपके मेटल होते हैं ये कंडक्ट करता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को। पर जो आपके नॉन मेटल होते हैं उसमें क्या होगा बेटा, देख, इन जनरल दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए यहाँ पे आपको समझना है एक बच्चा कि जो मेटल है उनमें तो मैंने ऐसा नहीं लिखा कि इन जनरल, क्योंकि जितनी भी मेटल होती हैं आपकी वो सारी की सारी कंडक्ट करते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पर नॉन मेटल के केस में मैंने यहाँ लिखा इन जनरल दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन जनरल का मतलब हो गया बेटा कि नॉन मेटल जितनी भी आपकी डिस्कवर हैं उसमें से मैक्सिमम नॉन मेटल ऐसी हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, बट सम एक्सेप्शन आल्सो अवेलेबल। आपके नॉन मेटल में कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे आपका ग्रेफाइट हो गया, इस तरह से कई एक्सेप्शन हैं, इसलिए नॉन मेटल में हमने क्लियरली नहीं लिखा, उसमें इन जनरल लिख दिया। इन जनरल का मतलब है ज़्यादातर जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो कंडक्ट नहीं करते हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को। अगली बात करें तो मेटल क्या होता है, दे आर सो मेटेलिक क्लस्टर्स, मेटेलिक क्लस्टर्स। जो आपके पास नॉन मेटल्स मेटल्स होते हैं वो क्या शो करते हैं बेटा, मेटेलिक क्लस्टर्स को शो करते हैं। जबकि नॉन मेटल की बात करें, नो सच टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, सच टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, इसके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। अगला देखें मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंट होता है, दे आर सोनोरस इन नेचर, दे आर सोनोरस, कि जो आपके पास मेटल्स होते हैं वो सोनोरस नेचर के होते हैं। जबकि नॉन मेटल नो सच प्रॉपर्टी, इसमें भी आपका ये प्रॉपर्टी नहीं होती, नो सच प्रॉपर्टीज, नो सच प्रॉपर्टी। ये आपके मेटल और नॉन मेटल के डिफरेंस है जो आपको लर्न करना है अच्छी तरह से, बस इसके अलावा और आपको मेटल और नॉन मेटल के कोई भी डिफरेंस में नहीं जाना है। तो लिवासियर साहब का लॉ क्या था, आपको समझ में आ गया कि लिवासियर साहब ने फर्स्ट टाइम्स आपके एलिमेंट को ग्रुपिंग की थी, उसमें से दो ग्रुप उन्होंने डिस्कवर किए थे, एक मेटल और एक नॉन मेटल। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही आप लोगों के मेटलॉइड की डिस्कवरी होती है तो लेवासियर साहब का लॉ जो है वो फेल हो जाता है। अगले साइंटिस्ट हमारे आते हैं प्राउस्ट। एलिमेंट का क्लासिफिकेशन में अगले जो साइंटिस्ट ने इसको सही से कुछ करने की कोशिश की वो थे प्राउस्ट साहब। ये लॉ पूरी तरह से आपका रॉन्ग है प्राउस्ट साहब का, इस लॉ को कोई भी मान्यता नहीं दी गई थी, लेकिन सिलेबस में इसलिए हम पढ़ते हैं। इन्होंने क्या बोला था देखिए समझना पहले, अकॉर्डिंग टू प्राउस्ट all the elements made up of hydrogen atom and their property or integral multiple of hydrogen। अब देखिए प्राउस्ट साहब ने बोला कि जितने भी एलिमेंट है वो मेड अप हैं हाइड्रोजन एटम, वो सारे के सारे एलिमेंट आपके
हाइड्रोजन से मिलके बने हुए हैं और जो भी उनकी प्रॉपर्टी वो हाइड्रोजन से मिलती जुलती हैं। तो ये तो आपको पता है कि सारे के सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से मिलके तो बने नहीं थे। पूरी लॉ जो है पूरी तरह से आपका गलत था। याद रखना, प्राउस ने क्या बोला था कि ऑल द एलिमेंट मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम, जितने भी आपके एलिमेंट डिस्कवर हैं इस संसार में वो सब के सब आपके हाइड्रोजन एटम से मिलके बने हुए हैं। एंड इट्स प्रॉपर्टी, और इन एलिमेंटों की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से मिलती जुलती, जो पूरी तरह से रॉन्ग है। इसमें आपका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं जो हाइड्रोजन से मिलके बना हो। तो ये आपका लॉ तुरंत फेल हो गया, इसको तो एक भी दिन किसी ने मानता नहीं दी बेटा। अब हम चलते हैं, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। इन दो लॉ को अच्छी तरह से आप पढ़िए। अगर आपको इन दो में से किसी भी लॉ पे कोई डाउट आया या कोई ऐसी वर्ड जो आपके समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपनी प्रॉब्लम को मुझसे सॉल्व करा सकते हैं या अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।